हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। चलिए तो फिर इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 45 प्लस इंग्लिश पेडागोजी के ऐसे क्वेश्चंस जो किसी न किसी एग्जाम से में आए हुए हैं। सारे क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से समझाते हुए आप लोगों को पॉइंट टू पॉइंट समझ के साथ कंप्लीटली कॉम्प्रीहेंशन के साथ पढ़ेंगे। तो अगर आप इंग्लिश पेडागोजी को बहुत ही अच्छे से समझना चाह रहे हैं, ये जानना चाह रहे हैं कि कैसे इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। देखिए ऐसे क्वेश्चन में नॉट का विशेष ध्यान रखा करिए आप, है ना। नॉट को नहीं देखते तो फिर हमारा आंसर गलत हो जाता है। तो 3 सही होगा, 1 गलत होगा। पहला देखिए, द लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया कैन बी यूज्ड एज रिसोर्स बाय क्रिएटिंग लैंग्वेज टीचर। लैंग्वेज टीचर के द्वारा जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है ना, भाषा विविधता है, उसको एक लैंग्वेज टीचर के द्वारा किस रूप में यूज किया जा सकता है? एक रिसोर्स के रूप में यूज किया जा सकता है। याद रखिएगा, हमारा एनसीएफ 2005 ये बोलता है कि जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, भाषा विविधता है, उसको ना एक रिसोर्स, एक साधन के रूप में यूज करो। उसको नेगेटिव नहीं लो, बल्कि उसको पॉजिटिव वे में यूज करो। पॉजिटिव एनवायरनमेंट के साथ बच्चों को टीच कराओ, ताकि अलग अलग लैंग्वेज बैकग्राउंड से आने वाले बच्चों को एक साथ अलग अलग लैंग्वेज सीखने का मौका मिल सके। तो अलग अलग भाषा को हेडेक नहीं, या तो नेगेटिव नहीं, बल्कि एक रिसोर्स के रूप में यूज करो, ऐसा बोला गया है। तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, ये तो सही हो गया। दूसरा, द डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट्स द टीचिंग। जो लैंग्वेज डाइवर्सिटी होती है, भाषा में विविधता होता है, वो क्या करता है? टीचिंग को रिस्ट्रिक्ट करता है, बाधा पहुंचाता है। तो ये तो बिल्कुल सरासर गलत हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन ही हमारा गलत हो गया। तीसरा और चौथा को एक बार देख लेते हैं। देखिए क्या बोला जा रहा है, इफेक्टिव यूज ऑफ लैंग्वेज एनेबल द चाइल्ड टू मेक कनेक्शंस बिटवीन आइडिया एंड थिंग्स। लैंग्वेज का एक प्रभावशाली जो यूज होता है ना, वो बच्चों को किस चीज में समर्थ बनाता है? कनेक्शन स्थापित करने में, एक दूसरे के साथ आइडियाज को शेयर करने में। तो ये तो सही बात है कि नहीं? तो ये भी सही है। तो सेकेंड ऑप्शन हमारा गलत था। डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज रिस्ट्रिक्ट करना मतलब बाधा उत्पन्न करना, किसमें? टीचिंग में। ये गलत है, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। आई होप कि पहला समझ में आया होगा। एज क्लास सेकंड टीचर अंकिता यूजेस वेरियस टास्क सच एज क्रिएटिंग चार्ट्स, ग्राफ्स, drawing, gathering information and presenting them through pair or group works. This type of instruction। बोला क्या जा रहा है, एक बार देखिए। क्वेश्चन को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है अगर हम बात कर रहे हैं इंग्लिश के क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो देखो बोला क्या जा रहा है, अ टीचर अंकिता यूजेज वेरियस टास्क। जो अंकिता है, एक टीचर है, वो ना अलग अलग टास्क यूज़ करती है। कैसे अलग अलग टास्क? क्रिएटिंग चार्ट्स बनाती है, ग्राफ बनाती है, ड्राइंग को गैदर करवाती है बच्चों से और इन्फॉर्मेशन देती है इससे रिलेटेड, है ना। और एंड प्रेजेंटिंग देम थ्रू पेयर, और उस सारी चीज़ों को पेयर में या ग्रुप में प्रेजेंट करवाती है। तो इस टाइप की जो इंस्ट्रक्शन है बच्चों को करने के लिए बोलना, ये सारी चीज़ें वो क्या है, या इससे क्या होता है? पहला, हेल्प्स लर्नर्स विथ मल्टीपल इंटेलिजेंसेस टू परफॉर्म वेल एंड लर्न बेटर। हेल्प करता है बच्चों को क्या करने में? मल्टीपल इंटेलिजेंसेस, कई तरह के अलग अलग बुद्धिमत्ता वाले चीज़ों को करने में, है ना। और एंड वेल एंड लर्न बेटर, और अच्छे तरह से सीखने में। तो आपको आंसर सही लग रहा होगा। फिर भी अगला ऑप्शन देख लेते हैं। इट इज़ अ वे ऑफ डिमॉन्स्ट्रेटिंग हर ओन नॉलेज। ये एक तरीका है टीचर का अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट, अपना आप दिखावा करने का, या अपने नॉलेज को दिखाने का। गलत है ये, है ना। ओनली हेल्प्स द ब्राइट लर्नर्स, ये वाला जो एक्टिविटी है ना, वो सिर्फ बहुत अच्छे या ब्राइट लर्नर्स, अच्छा से सीखने वाले बच्चों को ही हेल्प करता है, ऐसा बोला जा रहा है। तो ये भी गलत है। फोर्थ देखिए, इट इज़ द बेस्ट वे टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर एन असेसमेंट। असेसमेंट के लिए बच्चों को प्रिपेयर करने का सबसे अच्छा रास्ता है। तो तीनों आखिरी का तीनों गलत है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। पहला वाला सही है कि ये लर्नर्स को, सीखने वाले को क्या करता है? लर्न करता है बहुत सारे अच्छी इंटेलिजेंसी वाली चीज़ें करने के लिए और अपने सीखने को बेहतर बनाने के लिए, ठीक है। क्या करना? क्रिएटिंग चार्ट्स, ग्राफ्स और ड्राइंग करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखिए सारे क्वेश्चंस को ना हम इसी तरह से बहुत ही अच्छे से कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि समझ के साथ आप पढ़ेंगे तभी उस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपके माइंड में बैठेगा। देखिए हमको ये सीखना है बेसिकली कि इंग्लिश पेडागोजी के क्वेश्चन को ना कैसे सॉल्व हमको करना है, ठीक है। समझना कैसे है और उनके आंसर को या ऑप्शन को कैसे सीखना है या समझना है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2015 अक्रॉस द करिकुलम अप्रोच फॉर टीचिंग इंग्लिश मीन्स। किसके अकॉर्डिंग? एनसीएफ 2015 के अकॉर्डिंग करिकुलम का जो अप्रोच है किस चीज़ में? टीचिंग इंग्लिश पढ़ाने में, वो कैसा है, ठीक है। पाठ्यक्रम को कैसा होना चाहिए इंग्लिश पढ़ाने में। तो यूजिंग इंग्लिश ओनली एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश को सिर्फ इंस्ट्रक्शन के एक माध्यम, निर्देश देने के एक माध्यम के रूप में यूज़ करना है। ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में जो बाधाएं हैं, बैरियर्स है, उसको क्या करना? तोड़ना, उसका उद्देश्य है, ठीक है। तीसरा, हैविंग अ सेपरेट करिकुलम फॉर इंग्लिश विच गोज बियॉन्ड द अदर सब्जेक्ट्स, इंग्लिश के लिए सेपरेट पाठ्यक्रम बनाना जिससे क्या हो सके, इंग्लिश के दूसरे सब्जेक्ट से भी बहुत ही दूर और बहुत ही बियॉन्ड जा सके, ठीक है।
ये है कि ट्रीटिंग इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम, और कि इंग्लिश को पाठ्यक्रम का एक सब्जेक्ट के रूप में ही ट्रीट करना है। तो देखिए 4 ऑप्शन हमने देखा। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा था, एनसीएफ 2015 के अनुसार पाठ्यक्रम जो बनाना है उसमें इंग्लिश का क्या मतलब रहेगा, ठीक है, तो या इंग्लिश को यूज़ करने का क्या मतलब है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 को अगर आप देखेंगे ना, तो ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स बिटवीन इंग्लिश एंड अदर सब्जेक्ट, इंग्लिश और दूसरे सब्जेक्ट के बीच में जो बाधाएं हैं उसको कम करना ही एक सबसे अच्छा उद्देश्य है करिकुलम में इंग्लिश को रखने का, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। बाकी अगर आप देखेंगे तो यूजिंग ओनली एज मीडियम इंस्ट्रक्टर, ये तो गलत होगा, है ना। हैविंग अ सेपरेट करिकुलम, इंग्लिश के अलग करिकुलम बनाएंगे क्या, नहीं, वो भी गलत है। ट्रीटिंग इंग्लिश एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द करिकुलम, करिकुलम में इंग्लिश को एक सब्जेक्ट के रूप में ही ट्रीट करना, वो भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए इस तरह के बड़े क्वेश्चन या लॉन्ग क्वेश्चन को देखकर आई नो कि आपके जो दिमाग वो चकराने लगती है या थोड़ा सा आपको डर लगने लगता है, और इसको क्या करते हैं आप, कोई भी ऑप्शन टिक लगाते हैं और आगे चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा अच्छे से और कूल माइंड के साथ इसको पढ़िए और समझिए कि क्या पूछा जा रहा है या क्या बोला जा रहा है। देखो थोड़ा सा देखते हैं। स्कूल्स नीड टू बिकम सेंटर्स, स्कूल्स को जरूरत है, क्या बनने की जरूरत है, सेंटर बनने की जरूरत है या केंद्र बनने की जरूरत है, ठीक है। किस चीज़ के केंद्र, दैट प्रिपेयर चिल्ड्रन फॉर लाइफ, जो ऐसा केंद्र जो बच्चों को तैयार करे किस चीज़ के लिए, उनके लाइफ के लिए। एंड इंश्योर ऑल द चिल्ड्रन, और ये इंश्योर करे कि सारे बच्चे, स्पेशली द डिफरेंटली एबल्ड, कैसे बच्चे, मुख्य रूप से दिव्यांग बच्चे, डिफरेंटली एबल्ड मतलब होता है दिव्यांग बच्चे। चिल्ड्रन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, और ऐसे बच्चे जो बहुत ही पिछड़े हुए इलाके से आते हैं उनको बोला जाता है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन। एंड चिल्ड्रन इन डिफरेंट circumstances get the maximum benefits of this critical area of education. This observation found in the National Curriculum Framework 2005 is related to। स्कूल मिलाकर पूरे इस लाइन में ये बोला गया है कि स्कूल को ऐसा केंद्र बनने की ज़रूरत है जहाँ पर बच्चों की लाइफ की या फ्यूचर के लिए ये इंश्योरेंस मिल सके, है ना, ये सिक्योरिटी मिल सके, स्पेशली ऐसे बच्चों के जो दिव्यांग है, निःशक्त है, बहुत ही पिछड़े एरिया से आते हैं, जो बहुत ही डिफ़िकल्ट और कठिन बैकग्राउंड से या सर्कमस्टेंसेस से आते हैं, उन लोगों के लिए मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करा सके। क्या करा सके, मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड करा सके। किस फील्ड में, इस एजुकेशन की क्रिटिकल फील्ड में, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में, ठीक है। तो दिस ऑब्जर्वेशन फाउंड इन द नेशनल फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू, इस तरह से जो चीज़ें हैं कि भाई जो पिछड़े हुए बालक है, जो दिव्यांग बालक है, जो बहुत ही पिछड़े बैकग्राउंड से आए हुए बालक है, इन लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना क्या कहलाता है, कौन सा एजुकेशन कहलाता है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाता है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स समावेशी शिक्षा, जहाँ पर सभी तरह के बच्चे एक साथ बैठ के पढ़े, चाहे वो निःशक्त हो, चाहे वो बहुत ही पिछड़ा हो, चाहे बहुत ही पिछड़ा एरिया से या बैकग्राउंड से आया हो, सारे बच्चों को एक समान पढ़ने का अवसर मिल सके। ऐसा एजुकेशन की कल्पना एनसीएफ 2005 ने किया है ना, स्कूलों में। कहाँ, स्कूलों में। और इस एजुकेशनल सिस्टम को बोला गया है इंक्लूसिव एजुकेशन सिस्टम, समावेशी शिक्षा, याद रखिएगा आप, ठीक। तो इस तरह से चीज़ों को थोड़ा सा समझना है और अपना आंसर लगाना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, द टीचिंग ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज फेसिंग द मेन प्रॉब्लम ऑफ, टीचिंग ऑफ इंग्लिश पढ़ाना कहाँ, भारत में सबसे मेन प्रॉब्लम फेस करते हैं। कौन से प्रॉब्लम, यूज़ ऑफ ट्रेडिशनल एंड ओल्ड मेथड, ये तो सही है, ट्रेडिशनल और ओल्ड मेथड के साथ इंग्लिश पढ़ाया जाता है जिससे बच्चे नहीं सीख पाते, ठीक है। न्यू और मॉडर्न मेथड की ज़रूरत होती है आज के बच्चों को सीखने के लिए। लैक ऑफ गुड लर्निंग मटेरियल्स, और इसकी भी कमी पाई जाती है, अच्छे लर्निंग मटेरियल्स की कमी पाई जाती है। तो क्या है ऑप्शन में आप बताइए, ऑल ऑफ द अबव आ जाएगा इसमें, कि यही भाई प्रॉब्लम है मेन, कि ट्रेडिशनल तरीक़ों से पढ़ाया जाता है और अच्छे मटेरियल्स का अभाव होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को। द इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग नीड्स अ न्यू एंड फंक्शनल एनवायरनमेंट बिकॉज, इंग्लिश लैंग्वेज को क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है, एक नया और फंक्शनल क्रियाशील वातावरण की ज़रूरत है। क्योंकि लर्नर्स बिलोंग टू डिफरेंट सोशल लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, क्योंकि जो सीखने वाले बच्चे यहाँ आते हैं ना, बच्चे होते हैं वो अलग अलग कहाँ से होते हैं, सोशियो लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड से होते हैं, सामाजिक और भाषा बैकग्राउंड से होते हैं। टिल नाउ, अब तक टीचिंग ऑफ इंग्लिश हैज़ बीन टेक्स्ट ओरिएंटेड, अभी तक जो इंग्लिश सीखना है ना वो सिर्फ टेक्स्ट ओरिएंटेड हो गई है, जो लिखित जो सामग्री है वहीं तक सीमित है, व्यवहार में, प्रैक्टिकल में ये नहीं आ रहा है। Being more examination oriented, English content does not focus on raising the level of communication competent. एग्जाम ओरिएंटेड ज़्यादा हो गया इंग्लिश को पढ़ाना, और इसके कारण से ना ये कम्युनिकेशन में नहीं आ रहा है ना, ये ना बोल चाल में नहीं आ रहा है, ठीक है। और एक जो विशेष कॉम्पिटेंट या दक्षता की ज़रूरत है, कम्युनिकेटिव कॉम्पिटेंट का, ठीक है,
वो नहीं हो पा रही है। तो इस कारण से इंग्लिश के एनवायरनमेंट में परिवर्तन की ज़रूरत है और नयापन लाने की ज़रूरत है। तो क्या आएगा ऑप्शन में? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन इन लर्निंग प्रोसेस बाय द स्टूडेंट्स लर्निंग इंग्लिश इज पॉसिबल इफ। बोला क्या जा रहा है एक बार देखिए। इंक्रीज्ड पार्टिसिपेशन मतलब बहुत ही ज़्यादा और चढ़ बढ़कर भागीदारी, ठीक है, किसमें? इन लर्निंग प्रोसेस, सीखने के प्रक्रिया में। किसके द्वारा? बाय द स्टूडेंट्स, बच्चों के द्वारा, स्टूडेंट्स के द्वारा लर्निंग इंग्लिश, और किसमें? इंग्लिश सीखने में, है ना। इज पॉसिबल इफ, तभी पॉसिबल होगा अगर, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर ये पूछा जा रहा है कि इंग्लिश सीखने सिखाने की प्रक्रिया में बच्चों की चढ़ बढ़कर भागीदारी कब होगी? जब टीचर इज अवेयर ऑफ डाइवर्स बैकग्राउंड ऑफ द लर्नर्स, जब जो टीचर है वो बच्चों के डाइवर्स, बहुत ही अलग अलग उनके एरिया, उनके बैकग्राउंड से क्या हो? अवेयर हो, परिचित हो। टीचर जान रहा हो कि भाई कौन सा बच्चा कौन से एरिया या कैसे एरिया से आया है। तो ये तो सही है। दूसरा, टीचर इम्पार्ट्स टीचिंग कोलैबोरेटिंग विथ पेरेंट्स, टीचर क्या करे? पेरेंट्स के साथ थोड़ा सा अपने टीचिंग कोलैबोरेशन रखे, थोड़ा सा मेल जोल रखे और बच्चों से रिलेटेड कुछ बातें करते रहे, ये भी सही है। थर्ड देखिए, यूज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स लाइक ग्रुप वर्क, फन एक्टिविटीज आर अडॉप्टेड, अलग अलग ऐसे टीचिंग मेथड अडॉप्ट करो जो कि थोड़ा सा फन में वे में हो और एक्टिविटी बेस्ड हो, ये भी सही है, तीनों सही है। ऑल ऑफ द अबव आर प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड, तीनों क्या होता है? पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होता है इस क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को। आफ्टर रीडिंग अ पोएम, देखिए इसमें अच्छे और लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोगों के सामने लाए हैं ताकि ऐसे क्वेश्चंस का आपको प्रैक्टिस हो और इन एग्जाम्स में अगर ऐसे क्वेश्चंस मिले तो इसी तरह से आप सॉल्व करो जैसे मैं आप लोगों को सॉल्व करके भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखते रहिए। आफ्टर रीडिंग अ पोयम पढ़ने के बाद अ टीचर इन्वॉल्व्स द लर्नर इन ग्रुप वर्क, जो टीचर है ना वो बच्चों को ग्रुप वर्क में इन्वॉल्व कर देते हैं। वन ग्रुप राइट्स द थीम ऑफ द पोयम, एक ग्रुप क्या करता है? उस पोयम का थीम लिखता है। अनदर ड्रॉस अ पिक्चर टू डिपिक्ट द मेन कैरेक्टर एंड, और दूसरे वाला ग्रुप क्या करता है? वो उसका पिक्चर ड्रॉ करता है उस एक्टिविटी का, है ना, जो टीचर जो एक्टिविटी करा रहे थे ना उसका। और एक और ग्रुप क्या करता है? अनदर राइट द समरी ऑफ द, अच्छा सॉरी, उस पोयम का, जो पोयम सुना रहे थे उसका, है ना। तीसरा ग्रुप क्या करता है? उसका समरी लिखता है। तो इस तरह से अलग अलग एक्टिविटी में शामिल कर देते हैं बच्चों को पोयम सुनाने के बाद या पोयम पढ़ने के दौरान, ठीक है। तो अब इस एक्टिविटी के थ्रू, दिस एक्टिविटी इज एम्ड एट लर्नर्स टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट, ये एक्टिविटी बच्चों के असेसमेंट के लिए प्रिपेयर किया गया है। दूसरा, इट विल डिस्ट्रैक्ट द लर्नर्स, ये लर्नर्स या सीखने वाले को, लर्नर्स मतलब जहाँ भी लर्नर्स यूज हो वहाँ बच्चे, है ना, स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को डिस्ट्रैक्ट करेगा नहीं, ये गलत बात है। इट इज़ अ शेयर वेस्ट ऑफ टाइम, ये ना सरासर या पूरी तरह से क्या है? समय की बर्बादी है, शेयर वेस्ट। और चौथा, कैटर्स टू डाइवर्स एबिलिटीज एंड इंटरेस्ट ऑफ द लर्नर्स, ये क्या करता है? ये जो एक्टिविटी है, देखो पहला क्या था? इट इज़ एम्ड एट लर्नर्स टू प्रिपेयर फॉर असेसमेंट, ये जो चीज़ें हैं ना, सारी चीज़ें बच्चों को असेसमेंट करने के लिए कराया जा रहा है, ऐसा नहीं होता। कोई भी एक्टिविटी को असेसमेंट के लिए ही कराया जा रहा है ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्टिविटीज़ मेनली होती है बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए, ठीक है, अलग अलग एबिलिटी वाले बच्चों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए और सीखने वालों में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा कि भाई ऐसा करके बच्चों में क्या कराया जा रहा है? सीखने के प्रति इंटरेस्ट, रुचि पैदा कराया जा रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 को। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एट द इनिशियल स्टेज ऑफ लैंग्वेज लर्निंग, एनसीएफ 2005 के अनुसार इनिशियल मतलब शुरुआती समय में, शुरुआती स्टेज में, किस चीज़ की शुरुआती स्टेज में? लैंग्वेज लर्निंग की, भाषा सीखने के। मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज फॉर लर्निंग एक्टिविटीज दैट क्रिएट्स द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड, बोला क्या जा रहा है? ब्लैंक में भी, है ना, ब्लैंक को मैं भूल गया था। शुरुआती समय में भाषा सीखने में खाली स्थान क्या हो सकती है? मे बी वन ऑफ द लैंग्वेज, ऐसा लैंग्वेज हो सकता है लर्निंग एक्टिविटीज सीखने के लिए, दैट क्रिएट द चाइल्ड्स अवेयरनेस ऑफ द वर्ड, जो बच्चों में शब्द के प्रति अवेयरनेस प्रोवाइड कराए या पैदा करे, ठीक है। कुल मिलाकर ये बोला जा रहा है कि शुरू या छोटे उम्र में, इनिशियल स्टेज में ऐसी कौन सी भाषा है, ठीक है, ऐसी कौन सा भाषा है जिसको एक्टिविटी में यूज़ किया जाना चाहिए, जिससे बच्चे उसको अच्छे से सीख पाए या कोई भी चीज़ों को जो सिखाया जा रहा है उसको अच्छे से सीख पाए। तो कौन सा भाषा होनी चाहिए? चलो आप लोग बताओ। एक तो हो गया इंग्लिश भाषा बोल रहे हैं, दूसरा बोल रहे हैं वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, और तीसरा बोल रहे हैं सेकेंड लैंग्वेज, और चौथा बोल रहे हैं हिंदी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे ना तो पाएंगे तो इंग्लिश तो हो नहीं सकता, सेकेंड लैंग्वेज भी नहीं हो सकता, हिंदी तो वैसे कॉमन हो गया, तो ठीक है। एक बात हो जाता है वर्नाक्यूलर लैंग्वेज, वर्नाक्यूलर लैंग्वेज मीन्स होता है स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज, ठीक है। तो भाई
किसी भी एक्टिविटीज़ को अगर आप लोकल लैंग्वेज में कराएंगे, स्थानीय भाषा में कराएंगे ना, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा उस एक्टिविटी को सिखा पाने में, है कि नहीं। तो वर्नाक्यूलर मीन्स क्या होता है, स्थानीय लोकल, ठीक। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाउ अ गुड एंड इफेक्टिव टीचर विल ट्रीट अ चाइल्ड विद सम लर्निंग डिसेबिलिटी। हाउ अ गुड एंड इफेक्टिव टीचर विल ट्रीट अ चाइल्ड। कुछ सीखने में अक्षमता वाले बच्चों को, लर्निंग डिसेबिलिटीज बहुत सारे होते हैं अगर आप पढ़े होंगे तो, है ना। तो सीखने में अक्षमता वाले बच्चों को एक अच्छा टीचर, इफेक्टिव टीचर कैसे ट्रीट करेगा, ठीक है, कैसे ट्रीट करेगा बताओ। एक अच्छे टीचर के रूप में आप कैसे ट्रीट करेंगे ऐसे निशक्त या सीखने में अक्षम बालक को। इग्नोर द स्टूडेंट्स कंप्लीटली, बच्चों को पूरी तरह से इग्नोर कर देंगे, गलत बात। पे पर्सनलाइज्ड अटेंशन, उनके ऊपर व्यक्तिगत रूप से अटेंशन देंगे, सही बात। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू लर्न, और लर्नर को क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे, अभिप्रेरित करेंगे सीखने के लिए। तो दूसरा और तीसरा सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 देखिए, सलील अ स्टूडेंट ऑफ क्लास सेकंड इज वेरी इंपल्सिव, रेस्टलेस एंड हाइपर एक्टिव, ही इज कंसिडर टू बी सफरिंग फ्रॉम। समीर क्या है, बहुत ही ज़्यादा इम्पल्सिव है, इधर उधर ध्यान भटकते रहता है उनका, रेस्टलेस है और हाइपर एक्टिव है, ठीक है। इस तरह से वो इन सभी डिसऑर्डर से वो पीड़ित है। तो वो अपन ये बोल सकते हैं कि ही इज कंसिडर टू बी सफरिंग फ्रॉम। वो कौन से डिसेबिलिटी से पीड़ित है अगर आपको करेक्टली 4 ऑप्शन में बताना हो तो ये हो गया लर्निंग डिसेबिलिटी, दूसरा हो गया विजुअल इम्पेयरमेंट, लर्निंग प्रॉब्लम की, चौथा फिजिकल प्रॉब्लम। तो इसमें सही आंसर होगा फिजिकल प्रॉब्लम। ये जो सारी चीज़ें हैं ना, वो उनकी फिजिकल डिसेबिलिटी या फिजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। अ चाइल्ड इज इफेक्टिव इन सॉल्विंग मैथ्स सम, एक बच्चा ना मैथ्स को बनाने में बहुत ज़्यादा प्रभावी है, इफेक्टिव है। कैन ड्रॉ वेल, और ड्रॉ भी कर सकता है अच्छे से। बट व्हेन इट कम्स टू टेलिंग अ स्टोरी और मीनिंग ऑफ वर्ड्स ही फाइंड्स हिमसेल्फ एट अ लॉस, ही इज सफरिंग फ्रॉम। When it comes to retailing the story मतलब स्टोरी, कहानी को सुनाना है ना, स्टोरी सुनाना, कहानी सुनाने की जब बात आती है तो क्या करने लगता है, वो थोड़ा सा अपने आप को कम फील करने लगते हैं। तो ये वाला क्या होगा भाई, स्पीकिंग प्रॉब्लम, डिस्पेजिया, ऑटिज्म की ADHD। डिस्पेजिया नाम की एक डिसेबिलिटी होती है, अगर आप पढ़े होंगे तो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में, ठीक है, डिस्पेजिया। तो डिस्पेजिया क्या है, डिस्पेजिया मतलब होती है बोलने में अक्षमता, ठीक है। वो सारी चीज़ें कर पाता है लेकिन अच्छे से बोल नहीं पाता, तो उसको कौन सा लर्निंग डिसेबिलिटी है, उनको है बोलने में अक्षमता, डिस्पेजिया। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन अ सिचुएशन, एक सिचुएशन में सही नहीं है, कौन से सिचुएशन में। अ लर्नर हैज़ द एबिलिटी टू लर्न नेसेसरी स्किल्स बट इज बिलो एवरेज इन हिज परफॉर्मेंस, देन दिस कैन बी ड्यू टू। एक लर्नर की ना सीखने की एबिलिटी क्या है, उसमें नेसेसरी स्किल्स है, जरूरी स्किल्स तो है उनमें, लेकिन परफॉर्मेंस में ना बिलो एवरेज है, एवरेज से भी नीचे है, सामान्य से भी नीचे है, मतलब सीख तो सकते हैं, सीखने की सब कैपेसिटी है उनमें, ठीक है, ही हैज़ एबिलिटी टू लर्न, लेकिन जो परफॉर्मेंस हो वो बिलो एवरेज हो जाता है। तो ये किस कारण से हो सकता है, ऐसा बोला गया है। तो लर्नर इज सफरिंग फ्रॉम लो सेल्फ एस्टीम, खुद को कम आंकना, सेल्फ एस्टीम, लो सेल्फ एस्टीम, बच्चा ना खुद को कम आंकने लगता है, लो सेल्फ एस्टीम से वो पीड़ित है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखिए, द टर्म लर्निंग डिसेबिलिटी रिफर टू, लर्निंग डिसेबिलिटी किस चीज़ को रिफर करता है। लर्निंग डिसेबिलिटी मीन्स क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी में आपका प्रॉब्लम विच इज़ न्यूरोलॉजिकल बेस्ड, ये हो सकता है। न्यूरोलॉजिकल बेस्ड मतलब कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जिसके कारण वो सीख नहीं पा रहा है, और दूसरा हो गया साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, और तीसरा हो गया हिडन डिसेबिलिटीज़। तो इस तरह से लर्निंग डिसेबिलिटीज़ में आपके ऑप्शन नंबर बोथ फर्स्ट एंड थर्ड, ये दोनों आ जाएगा, पहला और तीसरा। साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स तो वो अलग हो जाती है, उनके मनोवैज्ञानिक जो दशा है वो अलग चीज़ हो जाती है फिर, लेकिन लर्निंग डिसेबिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो न्यूरोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ और हिडन डिसेबिलिटीज़ दोनों आ जाएंगे। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 में। राधा अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 1 कैन रीड एंड स्पीक वेरी वेल, राधा ना बहुत अच्छे से पढ़ और बोल सकती है, क्लास 1 में है। बट व्हेन शी इज आस्क्ड टू राइट, जब उनको लिखने के लिए बोला जाता है वो क्या हो जाती है, अनेबल टू राइट वर्ड्स और सेंटेंस को नहीं लिख पाती। तो क्या है भाई, लिखने में अक्षमता है ना, डिस्ग्राफिया हो जाएगा, लिखने में अक्षमता, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 डिस्ग्राफिया, लेखन क्षमता उसमें नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डाइवर्स क्लासरूम, डाइवर्स मतलब समझते हो ना, अलग अलग बैकग्राउंड से जहाँ पर है, अलग अलग भाषा के बच्चे बैठे हैं, वो डाइवर्स क्लासरूम कहलाते हैं। अच्छा, और अलग अलग लर्निंग कैपेसिटी वाले बच्चे बैठे हैं, सीखने के अलग अलग क्षमता वाले, कोई बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो इन डाइवर्स क्लासरूम लर्नर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू स्पीक एंड राइट गुड इंग्लिश एंड ऑफन लैप्स इनटू देयर मदर टंग बिकॉज
जो सीखने वाले बच्चे हैं ना, उन लोग इंग्लिश बोल पाने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टीज फील करते हैं, ठीक है। वो क्या करता है, उनका जो मदर टंग अक्सर बोलते हैं, है ना, अपने स्कूल में जो लोकल लैंग्वेज है वो बोल देते हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि फिर उनमें क्या है ना, तो उनमें दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू लर्न इंग्लिश, उनमें इंग्लिश सीखने की क्षमता नहीं है, ऐसा है क्या? गलत। दे आर स्लो लर्नर्स, उन लोग अब स्लो लर्नर्स है, क्योंकि उन लोगों को भाषा का ज्ञान नहीं है, ऐसा भी नहीं है। इंग्लिश बोलने नहीं आता और तो उन लोग स्लो लर्नर्स है, ऐसा नहीं बोला जा सकता, ठीक है। दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न, ये बोला जा सकता है, दे आर नॉट मोटिवेटेड टू लर्न। भाई उन लोगों को ना सीखने के लिए मोटिवेट ही नहीं किया गया, तो उन लोग कैसे इन सारी चीज़ों को कर पाएंगे? किसी भी बच्चे को, चाहे किसी भी बैकग्राउंड के बच्चे हो, उनको मोटिवेट करना पड़ेगा। मोटिवेट करेंगे तो किसी भी चीज़ को वो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी, थर्ड, इनका सही आंसर हो जाएगा। एंड इंक्लूसिव क्लास इज दैट इन विच, एक समावेशी शिक्षा क्या है, आप सब जानते हैं समावेशी शिक्षा, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड लर्नर्स स्टडी विथ नॉर्मल स्टूडेंट्स, ठीक है। असामान्य बच्चों को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर, मतलब डिफरेंटली एबल्ड जो दिव्यांग बच्चे हैं उन लोगों को सामान्य बच्चों के साथ बिठाकर पढ़ाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि उन लोगों को भी थोड़ा सा मोटिवेशन फील हो, उन लोग भी अपने आप को सामान्य फील करें, खुद को असामान्य फील उन लोग ना करें। इस कारण से समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन की जो कॉन्सेप्ट है उसको लाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विथ एन इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम के साथ कौन सी वैल्यू या कौन से गुण का समावेश किया गया है, ठीक है। तो इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब समावेशी शिक्षा सीधा सीधा संबंधित है किससे? कोलाबोरेशन से। कोलाबोरेशन मतलब सामंजस्य से, सामंजस्य। इंक्लूसिव क्लासरूम मतलब कोलाबोरेशन, एक दूसरे के साथ कोलाबोरेट करेंगे बच्चे, एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इस डी मतलब 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, सीटिंग अरेंजमेंट शुड बी फ्लेक्सिबल सो दैट, सीटिंग अरेंजमेंट कैसा होना चाहिए? फ्लेक्सिबल हो जाए। फ्लेक्सिबल मतलब किसी को एकदम फिक्स करके वहीं पर बिठा दिए बच्चों को, तो आप सामने में बैठोगे मतलब सामने में बैठोगे, आप पीछे में बैठोगे मतलब पीछे में बैठोगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। फ्लेक्सिबल होने चाहिए। बच्चे कोई दिन सामने में बैठ गए, कोई दिन बीच में बैठ गए, कोई दिन पीछे बैठ गए, ऐसा क्यों? ताकि सो दैट मीन्स ताकि मैनी ग्रुप, पेयर एंड होल क्लास एक्टिविटीज़ कैन बी कंडक्टेड इजली, जितने भी ग्रुप में एक्टिविटीज़ और सारी चीज़ें कराई जा रही हैं वो सारी चीज़ें अच्छे से और इजीली कराए जा सके। और अगला ऑप्शन देखेंगे, अगर आप चिल्ड्रन डू नॉट परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप, ताकि परमानेंट फ्रेंडशिप ग्रुप मत बने, ऐसा वैसा, ये सब ऐसा ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 को, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 के अनुसार लर्निंग ऑफ इंग्लिश एम्स, इंग्लिश सीखने का उद्देश्य है, इंग्लिश सीखने का उद्देश्य है टू एनेबल नॉलेज एक्विजिशन थ्रू लिटरेसी एंड इट्स डेवलपमेंट इनटू एन इंस्ट्रूमेंट। तो यही इसका सही आंसर होगा कि भाई इंग्लिश एनसीएफ 2005 के अनुसार इंग्लिश को सीखने का मुख्य उद्देश्य ये है ताकि ये इससे जो भी नॉलेज है ना उसको अर्जित किया जा सके, और जो लिटरेसी है इंग्लिश में जो लिखी गई है, जो साहित्यिक चीज़ें हैं उसको पढ़कर और उस एक तरह का विकास या डेवलपमेंट हासिल की जा सके। इंग्लिश एक हमको पता है ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इंग्लिश को सीख कर पूरे वर्ल्ड में जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं या जो भी इनसे रिलेटेड अच्छी चीज़ें हैं उनको यूज़ किया जा सके। तो ये बेसिकली इंग्लिश सिखाने का एम वही है, ठीक है, इनसे ज़्यादा कुछ और नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ये दूसरे जो ऑप्शंस है वो जैसे आप देखेंगे, टू सबसम द लैंग्वेज दैट अ चाइल्ड एक्वायर्स नेचुरली, तो क्या करना, लैंग्वेज को शामिल करना बच्चों में, जैसे बच्चे आसानी से सीख सके, है ना, घर में या सोसाइटी में, ऐसा नहीं है। टू इंट्रोड्यूस स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज इन इंग्लिश, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वेशन इन द एनसीएफ 2005 इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज फॉर इंडिया। इंडिया के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडिया के लिए जो इंग्लिश है ना वो ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल लैंग्वेज कौन सा लैंग्वेज? ग्लोबल लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ मेंटल ब्लॉक एसोसिएटेड विथ इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग इज, इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के साथ ना मेंटल ब्लॉक किस संबंधित है? मेंटल ब्लॉक में होता है लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज टू यूज इंग्लिश, इंग्लिश यूज़ करने के लिए मौक़ों का ना होना, वो कहलाता है मेंटल ब्लॉक। क्या कहलाता है? मेंटल ब्लॉक। इंग्लिश सीखने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ का अभाव होना, ठीक है, मेंटल ब्लॉक कहलाता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 है, अ लैंग्वेज क्लासरूम विथ स्पेशल नीड आइडियली, लैंग्वेज क्लासरूम विथ स्पेशल नीड, ठीक है, आइडियली स्पेशल नीड, ऐसा लैंग्वेज क्लासरूम जिसमें कुछ चीज़ों का स्पेशल नीड हो, वो कैसा होता है? हैज़ एक्स्ट्रा टीचर्स टू हेल्प रेगुलर टीचर्स, रेगुलर टीचर को हेल्प करने के लिए एक एक्स्ट्रा टीचर होना चाहिए। एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, और जो क्लासरूम है ना लैंग्वेज क्लासरूम, वो कैसा होना चाहिए? एकदम चकाचक होनी चाहिए, एक्सक्लूसिवली फर्निश्ड, ठीक है। लोकेटेड सेपरेटली, अलग से लोकेटेड होना चाहिए, तीनों गलत है। इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर,
लैंग्वेज क्लासरूम को ऐसा होना चाहिए जहाँ पर सभी तरह के सीखने वाले वहाँ हो, इंटीग्रेटेड ऑल टाइप्स ऑफ लर्नर्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर D4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वन ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिहेवियर मैनेजमेंट इन अ सीनियर क्लास। सीनियर क्लास में बिहेवियर मैनेज का एक चैलेंज होता है। ठीक है, क्या होता है एक चैलेंज, यहाँ पर देखेंगे आप। नंबर इसका सही आंसर होगा टीचर्स लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। कई बार टीचर्स क्या हो जाते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है टीचर्स में, बड़े बच्चों को बिहेवियर समझा पाने में या बिहेवियर मैनेजमेंट समझा पाने में। अगला क्वेश्चन है, एनरिचिंग द करिकुलम फॉर लर्नर्स हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। पाठ्यक्रम है उसको समृद्धि प्रदान करना किस चीज़ के लिए, लर्नर सीखने वाले के लिए, हु आर गिफ्टेड एंड टैलेंटेड। कैसे सीखने वाले, जो बहुत ही टैलेंटेड है उन लोगों के लिए ना करिकुलम को बहुत ही अच्छा बनाना चाहिए, एनरिच बनाना चाहिए, ताकि वो क्या कर सके, increase complexity of curriculum for them to experience a wider variety of language and opportunities for creativity। जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे हैं, गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं, टैलेंटेड, उन लोगों के लिए करिकुलम में थोड़ा सा बहुत ही अच्छा चीज़ों को एनरिच करना चाहिए या समृद्ध करना चाहिए करिकुलम को, ताकि बच्चों को थोड़ा सा और अच्छे काम करने के लिए अपॉर्चुनिटी मिले और उनकी क्रिएटिविटी क्या हो सके, इंक्रीज हो सके। ठीक है, ऑप्शन नंबर B इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज अज्यूम्ड, यहाँ पाया गया है, दिस इज अज्यूम्ड टू बी अ मेजर डिफरेंट बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लर्निंग। लैंग्वेज एक्विजिशन मतलब एक भाषा अर्जन और सीखने के बीच में क्या सबसे बड़ी डिफरेंसेस होती है। तो ये देखो 4 ऑप्शन पढ़ो यहाँ पर। पहला, लैंग्वेज एक्विजिशन इज मीनिंग फॉर्मेशन एंड लैंग्वेज लर्निंग इज मेकिंग मीनिंग। ये मीनिंग फॉर्मेशन और मेकिंग मीनिंग है, गलत। लैंग्वेज एक्विजिशन इज नेचुरल, लैंग्वेज एक्विजिशन क्या है, नेचुरल है। एंड लैंग्वेज लर्निंग इज डिलिबरेट या इंस्ट्रक्टेड। ये थोड़ा सा ठीक है, लेकिन इससे अच्छा और ऑप्शन देखते हैं, सबसे अच्छा बोला गया है ना। लैंग्वेज एक्विजिशन हैपन्स अर्ली एज, लैंग्वेज एक्विजिशन कहाँ होता है, शुरुआती दिनों में होता है, अर्ली एज में। वाइल लैंग्वेज लर्निंग टेक्स प्लेस लेटर, वहीं जो लैंग्वेज लर्निंग भाषा का सीखना होता है ना, वो बाद में होता है। वो भी ये थोड़ा सा ये भी सही है, लेकिन सबसे अच्छा देखते हैं और क्या है फोर्थ ऑप्शन में, लैंग्वेज एक्विजिशन ऑलवेज हैपन्स इन मदर टंग। लैंग्वेज एक्विजिशन ना हमेशा लगभग मदर टंग में देखने को मिलती है। एंड लैंग्वेज लर्निंग हैपन्स इन द सेकंड लैंग्वेज। ये जो थोड़ा सा ज़्यादा करेक्ट लग रहा है, तो इसका ऑप्शन अगर चारों ऑप्शन को देखें ना तो ज़्यादा सबसे करेक्ट होगा। ऐसे क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं जिसमें 2 से अधिक सही आंसर हमको लगता है सही आंसर को चुनना होता है, तो ऑप्शन नंबर D इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, LAC स्टैंड फॉर, LAC मीन्स क्या होता है, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, ऑप्शन नंबर A। Many minor and tribal languages are not available in school curriculum, and the number of speakers is reading in those languages. What is this known as in socio एजुकेशनल लिंग्विस्टिक। बहुत सारे ऐसे लैंग्वेज होते हैं जिसपे ना करिकुलम उपलब्ध नहीं है, जिसमें कोई पाठ्यक्रम ही नहीं है, कोई पुस्तक ही नहीं है, लेकिन वो लैंग्वेज है और बहुत सारे उनके बोलने वाले भी हैं उस लैंग्वेज के। तो ये क्या कहलाती है, इस तरह का जो चीज़ें हैं, इस तरह का जो परिस्थिति है, इसको किस रूप में हम जानेंगे। ठीक है, एजुकेशनल लिंग्विस्टिक के एरिया में अगर देखें तो इसको ना बोला जाएगा लैंग्वेज एंडेंजरमेंट। क्या बोलेंगे, लैंग्वेज एंडेंजरमेंट। पूछा क्या गया था, माइनर एंड ट्राइबल लैंग्वेज, बहुत सारे छोटे छोटे और जनजाति समुदाय की भाषाएं होती है जिस पर करिकुलम उपस्थित नहीं है, लेकिन बहुत सारे उनके बोलने वाले हैं। तो इस तरह से जो सिचुएशन बनता है कि किसी भी लैंग्वेज के बोलने वाले तो बहुत है, लेकिन उसमें कोई करिकुलम नहीं है, इसके कारण से उन लोग अच्छे से नहीं सीख पा रहे हैं, उस लैंग्वेज का अच्छे से विकास नहीं हो पा रहा है, तो ये कहलाता है लैंग्वेज एंडेंजरमेंट। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, ये आ सकता है ना। अगला क्वेश्चन, अ टीचर आस्क्ड her learners to find words and word chunks relating to different themes. Based on the learner group have to make word chart of the same category. What is the strategy known as? ये टीचर क्या करता है, सीखने वाले या मतलब बच्चों को ना वर्ड फाइंड करने के लिए बोलता है, ठीक है, जो एक दूसरे से रिलेटेड हो ऐसा वर्ड्स। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है ना, वर्ड चार्ट, वर्ड से रिलेटेड एक्टिविटी, वो क्या कहलाएगी, तो वो कहलाएगी, देखिए कहलाएगा वर्ड कोलोकेशन। वर्ड कोलोकेशन कहलाएगा। वर्ड कोलोकेशन मीन्स क्या होता है, ऐसे एक शब्दों को एक साथ जो भाषा में यूज होने वाले शब्द होते हैं ना, उसको प्रयोग करना सीखना। ठीक है, तो ये कोलोकेशन से संबंधित गतिविधि हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अ स्टूडेंट रीड्स थ्रू एन आर्टिकल इन अ न्यूज़पेपर टू गेट द ओवरऑल आइडिया ऑफ द आर्टिकल। एक न्यूज़पेपर पढ़ता है बच्चा, ऊपरी परत को पढ़ेगा ओवरऑल आइडिया के लिए। इस तरह की जो पढ़ना है, व्हाट इज दिस प्रैक्टिस नोन एज, तो इस तरह का जो पढ़ना है ना, वो क्या कराती है, स्कीमिंग कराती है। क्या कराती है, स्कीमिंग। ऊपरी चीज़ों को पढ़ते हुए स्कीप करते हुए निकालना, स्कीमिंग है ना। ऑप्शन नंबर C इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, टू टीच अ विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट द टीचर शुड बी। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट, थोड़ा सा दृष्टिबाधित स्टूडेंट को पढ़ाते समय टीचर को क्या करनी चाहिए। ठीक है, तो टीचर को क्या करना चाहिए, मेक श्योर दैट दे आर इंक्लूडिंग साइन एंड नॉन वर्बल सिग्नल टू स्ट्रेंथन एनी कम्युनिकेशन। बच्चों से बात करते समय ना
क्या करना चाहिए, नॉन वर्बल साइन यूज़ करना चाहिए, है ना। विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए नॉन वर्बल साइन, नॉन वर्बल साइन मीन्स होता है विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट के लिए कि हाथ को प्रेस कर कर कुछ बताना, कुछ समझाना, ठीक है, और इस तरह का साइन देना जिससे बच्चे समझ सके कि क्या बोला जा रहा है, उसको नॉन वर्बल सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसा यूज़ करना पड़ेगा टीचर को अगर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट को अच्छे से सिखाना है तो। अगला क्वेश्चन देखो, एजुकेटर्स यूज़ यूट्यूब टू टीच विजुअल लर्नर्स, विजुअल लर्नर को सिखाने के लिए यूट्यूब यूज़ करते हैं विथ वीडियो के माध्यम से। पॉडकास्ट फॉर ऑडिटरी लर्नर्स के लिए पॉडकास्ट यूज़ करते हैं, है ना। और एंड इंटरेक्टिव गेम्स फॉर टेक्टाइल लर्नर्स के लिए बहुत ही इंटरेक्टिव गेम यूज़ करते हैं, है ना, लैंग्वेज क्लास में। हियर मल्टीमीडिया कैटर्स टू इंडिविजुअल। अब इस यहाँ पर जो मल्टीमीडिया है ये बच्चों को सिखाने के लिए इन सब चीज़ों को यूज़ करना क्या है, ये सब है लर्निंग स्टाइल। क्या है, ये सब एक लर्निंग स्टाइल है। अगला क्वेश्चन है, द सेकेंड लैंग्वेज क्लासरूम इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरिड टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट। जो सेकेंड लैंग्वेज का क्लासरूम है, ठीक है, वो क्या है, इज अ कॉन्फ्लुएंस ऑफ वेरिड लैंग्वेज। वो अलग अलग लैंग्वेज का एक बंधन है, प्रबंधन है, कॉन्फ्लुएंस है। द टीचर शुड गिव देयर स्टूडेंट, टीचर को क्या करना चाहिए, अपने स्टूडेंट को। और आप ऑप्शन देखेंगे, एडिकेट सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पर्याप्त सेल्फ एक्सप्लेनेशन दे। समराइज एंड सिंप्लीफाइज वर्जन ऑफ टेक्स्ट, बेस्ड वर्जन ऑफ टेक्स्ट प्रोवाइड कराए, वर्कशीट प्रोवाइड कराए, कि कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराए, रिक्वेजिट स्किल, जो भी स्किल सिखाना चाह रहे हैं उसको विकास करने में। तो यही ऑप्शन होगा कि भाई कोई भी सेकंड लैंग्वेज के क्लासरूम में ना कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कराना चाहिए, एक ऐसा एनवायरनमेंट माहौल पैदा करे जिससे जो बच्चा है सीखने वाला है उस सेकंड लैंग्वेज को आसानी से सीख सके। अगला क्वेश्चन है, सम पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट्स विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज़। कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, ऐसे स्टूडेंट के पेरेंट्स जो बच्चे ना लर्निंग डिसेबिलिटीज से पीड़ित है, हैव अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, उनका एक्सपेक्टेशन ना बहुत ज़्यादा अनरियल होता है। उनके साथ एक टीचर के रूप में आप कैसे बिहेव करेंगे, उनको कैसे सपोर्ट करेंगे। तो परस्यूडिंग देम टू रियलाइज विथ अदर सच स्टूडेंट्स, एक्सप्लेनिंग द पेरेंट्स अबाउट द चाइल्ड्स कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एबिलिटीज़, ये हो सकता है सेकेंड, है ना। प्रोवाइडिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ फॉर डीलिंग विद द, नहीं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। एक्सप्लेन करो पेरेंट को किसके बारे में, बच्चे के थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में या उनकी एबिलिटी, उनकी दक्षता के बारे में, कि भाई इसमें तो आपका बच्चा दक्ष है, इसमें दक्ष नहीं है, तो इस पर ज़्यादा प्रेशराइज्ड उनको मत करो। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, स्लो लर्नर्स फेल टू ग्रैस्प इफेक्टिवली एंड मिक्स अप वर्ड्स एंड स्ट्रक्चर्स इजली। स्लो लर्नर्स क्या करते हैं, अच्छे से चीज़ों को नहीं सीख पाते और एक दूसरे चीज़ों को मिक्स कर देते हैं, है ना। टीचर कैन रिमीडिएट बाय बिगिनिंग विद, तो अब टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को सेटिंग ड्रिल फॉर प्रैक्टिस, पेयरिंग देम विथ क्लेवर स्टूडेंट्स, उनको क्लेवर स्टूडेंट के साथ बिठा दो। और नहीं, आइडेंटिफाइंग द एरियाज ऑफ डिफिकल्टी, भाई बच्चों के ना जो जिसमें बच्चों को कठिनाई हो रही है उनको पहचानो, आइडेंटिफाई करो और उसके बाद उसको रेक्टिफाई करो, है कि नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो बच्चा सीखने में अक्षम है उनकी कमी को पहचानना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर इज। कॉमन डेवलपमेंट रीडिंग डिसऑर्डर आप जानते हैं, रीडिंग डिसऑर्डर को बोलते हैं पढ़ने में अक्षमता, है ना, डिसलेक्सिया, पढ़ने में अक्षमता। अगला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिकमेंड द थ्री लैंग्वेज फार्मूला। थ्री लैंग्वेज फार्मूला को कौन रिकमेंड किया है, कोठारी आयोग, ठीक है, एजुकेशनल कमीशन भी बोला जाता है, 1964 से लेकर 1966 तक, है ना, 1966 कोठारी आयोग एजुकेशन, किसको, थ्री लैंग्वेज फार्मूला याद रखेंगे आप। अगला है, डिसलेक्सिया इज एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। डिसलेक्सिया क्या है, किससे संबंधित है, रीडिंग से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डिफिशियंसी इन द एबिलिटी टू राइट एसोसिएट विद इम्पेयर्ड। राइटिंग से संबंधित डिसेबिलिटी क्या कहलाती है, डिसग्राफिया कहलाती है ना, डिसग्राफिया। डिसकैलकुलेशिया है किससे, काउंटिंग किससे संबंधित, और डिस्फेजिया है बोलने से संबंधित, है ना। तो इस तरह से ये कुछ जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा लिखने का, डिसग्राफिया। 40 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्लास 7 स्टूडेंट राइट द लेटर बी एस डी हैज़ अ बैड हैंड राइटिंग, स्किप लेटर, ये भी क्या है, डिसग्राफिया है, ठीक है। अगला, एज पर द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005 के अनुसार मल्टीलिंगुअलिज्म इन लर्निंग अ लैंग्वेज शुड बी सीन एज। मल्टीलिंगुअलिज्म को किस रूप में देखा जाना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मल्टीलिंगुअलिज्म को पहले क्वेश्चन में बताया था एक रिसोर्स के रूप में देखना चाहिए, बहुभाषिता, है ना, एक ही जगह अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चे हैं, तो उसको क्या किस रूप में देखो, उसको टेंशन के रूप में नहीं, हेडेक के रूप में नहीं, बल्कि रिसोर्स के रूप में देखो। रिसोर्स मतलब एक अच्छा साधन, ठीक है, के रूप में देखो, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज। इंग्लिश पढ़ाने का
प्राइमरी लेवल में सबसे मेन उद्देश्य क्या है? ग्रामर सिखाना है? नहीं। स्कोर करना है एग्जाम के लिए? नहीं। ब्रिटिश सेंस सिखाना है? नहीं। पहला यूजिंग इंग्लिश इन डिफरेंट सिचुएशन ऑफ लाइफ सिखाना है, ठीक है। लाइफ में इंग्लिश को यूज़ करना अलग अलग सिचुएशन में, ये सिखाना है। अगला क्वेश्चन देखो, द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 एडवोकेट दैट द लैंग्वेज लर्नर इज, लैंग्वेज लर्नर क्या है? यूज द ग्रामेटिकल रूल्स, प्रोड्यूस द लैंग्वेज, रिसीव द लैंग्वेज, कंस्ट्रक्टर ऑफ नॉलेज एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज लर्नर्स भाषा सीखने वाले लोग क्या है? कंस्ट्रक्टर ऑफ लैंग्वेज एंड नॉलेज, नॉलेज और भाषा को कंस्ट्रक्ट करने वाले हैं, भाषा ज्ञान को, है ना। एक और सिचुएशन दिया गया है, अदिति, इसके एक और क्वेश्चन और इसके बाद, अदिति विजुअली चैलेंज चाइल्ड इन क्लास 4 डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेली, हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग द इंग्लिश टेक्स्ट बुक। एक विजुअली चैलेंज्ड चाइल्ड है, उनके विजुअली मतलब आंखों से थोड़ा सा कमज़ोर है, और डज नॉट हैव एनी टेक्स्ट इन ब्रेली, ब्रेल लिपि में कोई टेक्स्ट नहीं है, नहीं लिखे हैं। हाउ कैन अ टीचर फैसिलिटेट हर इन रीडिंग, पढ़ने में आप उनकी कैसे मदद करेंगे? तो शी मे आस्क द पेरेंट, ये तो गलत है। शी मे आस्क द प्रिंसिपल, ये भी गलत है। इंस्टीड ऑफ फोकसिंग ऑन द सिग्नल चाइल्ड, शी मे यूज हर एनर्जी इन टीचिंग द रिमेनिंग क्लास। अच्छा, उनका फोकस करना छोड़ के दूसरे क्लास में फोकस करेंगे बोल रहा है, ये भी गलत है। शी मे अरेंज एंड गिव द ऑडियो CD ऑफ द टेक्स्ट बुक टू द चाइल्ड, ये सही है भाई। वो उनके पास ब्रेल लिपि से पढ़ने के लिए कोई सोर्स नहीं है, तो उनको ऑडियो CD दे दो जिनसे वो सुनकर सीख सके, है कि नहीं। चलो अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन लर्नर्स हैव डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड, जब सीखने वाले का बहुत डाइवर्स लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड है, द टीचर शुड, टीचर को क्या करना चाहिए? बहुत सारे अलग अलग वही बैकग्राउंड से बच्चे हैं, तो टीचर को क्या करना चाहिए? स्टार्ट द क्लास विद ब्रेनस्टॉर्मिंग, उनका ब्रेनस्टॉर्म करो, भड़काओ नहीं, ऐसा नहीं हो जा। यूज़ मल्टीलिंगुअल अप्रोच, आप भी बहुभाषिता वाले अप्रोच अपनाओ बच्चों के साथ, जिस बच्चे भाषा में बच्चा बोल रहा है उस भाषा में आप भी बोलो, तो ये सबसे अच्छा इनका क्या हो जाएगा, स्किल या तरीका हो जाएगा बच्चों को सिखाने का। तो इस तरह से कुल 45 अलग अलग इंग्लिश के क्वेश्चन हमने देखा और अच्छे से समझा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स तो लाइक ज़रूर करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर चैनल में न्यू है तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। इस तरह के और भी अच्छे और इंपॉर्टेंट चीज़ें आपके लिए आगे हम लाते रहेंगे। चलिए तो फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।